गुड मॉर्निंग क्लास 9। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है आपके फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, इसमें आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया है। कंप्यूटर के टाइप्स की दो दो अलग अलग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के बेस पे कंप्यूटर को कौन सी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये तीन कैटेगरी हमारी होती है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये मतलब उनकी परफॉर्मेंस उनकी जो किस तरह से वो किस तरह से वो देखते हैं उसके बेस पे, किस तरह से जो उनको आउटपुट मिलता है वो किस टाइप का आउटपुट रहता है उसके बेस पे इसको डिफाइन किया गया है तीन कैटेगरी। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो पहले जो कंप्यूटर यूज करते थे, पहले के टाइम पे वो एनालॉग कंप्यूटर होते थे जिसमें किसी भी तरह की पिक्चर्स आपको नहीं दिखाई देती थी। जो आज हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं, जो मॉडर्न हमारे लैपटॉप, ठीक है, और डेस्कटॉप है, वो सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। पहले के कंप्यूटर स्टार्टिंग के जनरेशन के कंप्यूटर्स आते थे, आपकी जो पिक्चर बनी हुई है वो एनालॉग कंप्यूटर होते थे। उसमें हमें सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट दिखता था, मतलब उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हुए वो दिखाई दे जाते थे, बाकी उसमें ऐसे बाकी चीज़ें उसमें ऐसे कुछ नहीं होती। एनालॉग कंप्यूटर का आज हम सबसे जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारी ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन आपने बहुत सारे किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, और जब एडमिट कराते हैं तो उसके बगल में एक स्क्रीन चल रही होती है जिसमें उसकी हार्ट बीट दिखाई दे रही होती है। ठीक है, तो वो जो मशीन होती है उसको बोलते हैं ईसीजी मशीन। उस ईसीजी मशीन वो एक तरह का कंप्यूटर होता है, मतलब उसको भी वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। उसमें किसी तरह की ग्राफिक्स नहीं दिखेगी, जो आपकी हार्ट बीट होती है उसका एक इंडिकेशन उसमें दिखाई देता है। जब तक वो हार्ट बीट ऐसे 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 रेडी रहती है तब तक मतलब हार्ट बीट हमारी चल रही है, जब ये मतलब तो इंसान जिंदा है। जैसे ही वो हार्ट बीट हमारी सीधी हो गई तो मतलब इंसान की डेथ हो जाती है। जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो वो हार्ट बीट ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होती है, वैसे में वो सीधी हो जाती है। तो वो जो ईसीजी मशीन होती है वो एनालॉग कंप्यूटर के आज के टाइम का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें किसी तरह ग्राफिक्स नहीं होता है, जो दिख रहा है आपको उसका ग्राफिक्स है। जिस तरह बाकी कंप्यूटर्स में आपको जो विजुअल्स दिखाई देते हैं, मूवीज दिखाई देती हैं, पिक्चर्स दिखाई देती है, वैसे उसमें चीज़ें नहीं दिखाई देती। जो स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आते थे या थर्ड जनरेशन के भी कंप्यूटर आते थे वो सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते थे। बाद में जब फोर्थ जनरेशन के बाद से जो कंप्यूटर स्टार्ट हुए जिनमें आपको जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर वही जो हम लोग यूज़ करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। इसमें सारा कुछ ग्राफिक्स के फॉर्म में हमारे दिखता है, डिजिटल फॉर्म में दिखाई देता है, कुछ भी एनालॉग नहीं होता है। ठीक है, थर्ड आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कोई रियल एग्जाम्पल नहीं है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दोनों के फीचर्स मिला जुला कुछ फीचर्स इसमें एनालॉग के भी होते हैं, कुछ फीचर इसमें डिजिटल के भी होते हैं, इसीलिए इनको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब कि जब दो अलग अलग चीज़ों को मिक्सचर बनाकर एक नई चीज़ बनाई जाती है तो उसी को हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे हाइब्रिड सब्जियां आती हैं, आपने सुना होगा, बहुत सारी सब्जियां आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं जो हाइब्रिड होती हैं, तो मतलब उसमें भी कुछ इसी तरह की वो ओरिजिनल नहीं होती, ओरिजिनल से मिला कर उससे मिलती जुलती है उस तरह की बनाई जाती है। तो मतलब बिल्कुल उसमें ओरिजिनल वाली फीचर्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिक्सचर से बना होता है। ये कंप्यूटर से जुड़ते हैं तो रियल एग्जाम्पल देखने को ये मिलेगा। जो साइंटिफिक रिसर्च के कहीं कहीं पर कुछ कंप्यूटर्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, और जो हमारी जो ये ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें भी कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनको हाइब्रिड कंप्यूटर कैटेगरी में रखा जाता है। उसमें विजुअल भी दिखते हैं और साथ साथ आपको ग्राफिकल फॉर्म भी मिलता है। जैसे अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है वो कहीं हद तक हाइब्रिड हुआ, लेटेस्ट वाली आने लगी है अब के टाइम पर, वो कहीं हद तक हाइब्रिड कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। उसमें किसी तरह की स्क्रीन होती है जिसमें आपको मतलब उसमें आपको जिसके ऊपर हो रहा है उसका फेस भी दिखाई देगा और इंटरनल पेट के अंदर जो चीज़ें देखी जा रही है, कहाँ क्या बीमारी है, वो भी आपको एक अलग स्क्रीन पर वो दोनों लगभग एक एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग कंप्यूटर के ग्राफिक्स में वो आता है। तो उसमें दोनों के फीचर इंट्रोड्यूस एक कैटेगरी और बनाई गई है इसी को जो आपके ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की वो आपको पहले से पढ़ी है, तो उसको वो भी एक कैटेगरी
कैटेगरी। एक कैटेगरी आपकी ये है जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस के बेस पे मतलब उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे है। एक उनकी पावर के बेस पे है कि किस तरह से उसमें उन्हें 5 कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया गया है। इसके आगे वो बताते हैं कि वो क्या कौन से होते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपका है वो है बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उनकी पावर एनालिसिस। कॉन्फ़िगरेशन से आप नहीं समझ पाओगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि उसमें जो इंटरनल पार्ट्स लगे हैं उनके बेस पे कंप्यूटर को कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये 4 टाइप के पार्ट हैं, ठीक है। उनकी पावर, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से मतलब आप पावर समझ लो, उनको जितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं हर कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। कुछ कंप्यूटर होते हैं कम पावरफुल होते हैं, कुछ कंप्यूटर होते हैं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुपर कंप्यूटर तो आपने बहुत क्लास में होगा, लेकिन ये बाकी के तीनों सुने शायद हो, लेकिन मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो ये जो तीन हमारे होते हैं ये कंप्यूटर, इनमें क्या होता है कि सबसे पहला आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से मतलब है जो आज के टाइम में हमारे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो पीसी होते हैं, ये सब हमारे टैबलेट, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल लोग यूज करते हैं, आप लोग या हम लोग टीचर्स भी जो स्कूल में लगे हुए हैं, वो सब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी। इसमें तीनों आते हैं, लैपटॉप उसी में आता है, जो डेस्कटॉप आता है जो लैब में लगे हैं वो पीसी में आते हैं, जो टैबलेट टैब आपने देखा ही होगा, सब लोगों ने यूज भी किया होगा, तो जो टैब्स आते हैं वो भी हमारे इसी कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर में कौन से आते हैं, इनकी पावर उतनी ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर की, इसीलिए इसको सबसे नीचे कैटेगरी में रखा गया। माइक्रो कंप्यूटर मतलब बहुत छोटे कंप्यूटर जिनका हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिनसे हाई पावर के भी और कंप्यूटर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनका हम लोग नहीं यूज करते हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पे यूज होते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, देखो मिनी कंप्यूटर इससे थोड़े से माइक्रो कंप्यूटर थोड़े और एडवांस होते हैं। जैसे जो ऑफिस में जो सर्वर होते हैं, ऐसे सर्वर जो ऑफिस में यूज होते, बड़े ऑफिस में नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े ऑफिस में नहीं, लेकिन हाँ ऐसे सर्वर जिस पे तीन चार ऑफिस कनेक्टेड है या एक पूरी बिल्डिंग कनेक्टेड है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पीजीआई जैसा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था शायद ना बताया, जैसे पीजीआई जैसा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सारे एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, जो आपके पेशेंट आते हैं, तो उनकी सबकी डिजिटल फाइल बनती है। वहाँ पर एक आईडी जनरेट करके आपको दे देंगे, उसी आईडी के थ्रू आपको, अगर मान लो एक आदमी को 4 डॉक्टर को दिखाना है, 4 अलग अलग डॉक्टर को, तो ऐसा नहीं कि हर जगह फाइल लेके जाना होगा। जब से वो कंप्यूटराइज हुए हॉस्पिटल सबसे, वो खाली एक आईडी आपको जनरेटेड रहती है, कार्ड बना होता है, उस कार्ड पर आईडी लिखी होती है, उसका आईडी को जैसे ही वो अपने सिस्टम में इनपुट करेंगे तो अपने आप से आपकी डिटेल उनके सामने आ जाती है। तो वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जिससे वो कनेक्टेड होते हैं वो एक सर्वर होता है। वो जो सर्वर कंप्यूटर होता है जो पीजीआई जैसे हॉस्पिटल्स में लगा हुआ है, जो उनकी पूरे उनकी हॉस्पिटल को मैनेज करता है, उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, और वो हमारा आता है मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में। जो हमारे अपने वाले कंप्यूटर उनसे हाई लेवल का होता है, बहुत से कई सारे कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और उनको कनेक्ट करके वो सारे कंप्यूटर हमारे हिसाब से काम करते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो हमारा मिनी कंप्यूटर की मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन हर किसी को उसका यूज नहीं होता है। बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़े कॉलेजेस में वहाँ पर भी वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे मेयो हॉस्पिटल द्वारा उनकी में यहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम होगा, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन अंदाजा है कि वहाँ पर भी इस तरह का कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। मैक्सिमम जितने बड़े हॉस्पिटल, बड़े इंस्टीट्यूट, सागर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कई सारे कोर्सेज चलते हैं, तो वो लोग इस तरह के सर्वर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये मिनिमम 1.5 लाख से लेकर आगे जितना भी आप महंगा लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन जनरल यूजर उसका कोई खास यूज नहीं होता, इसीलिए इसके बारे में हम लोग उतने डिटेल में नहीं जानते। तो जितने सर्वर कंप्यूटर आते हैं जो हम लोग एक बिल्डिंग में या 2 बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, वो सारे हमारे मिनी कंप्यूटर के कैटेगरी में होते हैं। उससे थोड़ा और हाई लेवल में जाता है तो ये हमारा मेन कंप्यूटर होता है, जैसे बैंक्स में, ठीक है, रेलवे में ये मेन कंप्यूटर यूज करते हैं। रेलवे का प्राइस मैंने आपको बताया पहले एक बार, बैंक में सारे कंप्यूटराइज होते हैं। इसमें सारे ब्रांचेस, जैसे मान लो यूपी में जितने भी एसबीआई के ब्रांचेस हैं वो एक बड़े सर्वर से कनेक्टेड होंगे या उस एक बड़े कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, तो वो कंप्यूटर जो होता है वो मेन कंप्यूटर होता है। वो बिल्कुल भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर के देखने जैसा नहीं लगता है। यहाँ पर आपकी बुक में भी ऐसी फिगर बनी हुई है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एक रूम पे वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के उसको जोड़कर बनाया जाता है। तो उस पूरे एक कंप्यूटर, उसको पूरा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं उसमें, स्क्रीन तो बहुत बात की बात है, उससे और कहीं ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें उसमें लगी होती हैं। तो ये नॉर्मली बैंक्स में यूज करते हैं, जितने बैंक सारे कंप्यूटराइज हैं, तो वो सब वो
उनका एक बड़ा सर्वर है। जैसे वो एक छोटा सर्वर एक बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, वैसे ही पूरी एक स्टेट में या पूरी कंट्री में अगर हमको सब कुछ मैनेज करना है कंप्यूटराइज सिस्टम को, तो उसमें उसके लिए हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का होना जरूरी होता है। यही मेन फ्रेम कंप्यूटर वो सारे डेटा को मैनेज करता है। इतने सारे बैंक्स जो है, इतने सारे रेलवे में इतने सारे उनके स्टेशन है, उस पर जो उनके रिजर्वेशन काउंटर्स बने हुए हैं, उनका सारा डेटा वो मैनेज करता है। और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि वो मैनेज करता है। जब भी कभी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो उसका पूरा सिस्टम हुआ नहीं करता है। लेकिन बहुत ऐसा रेयर नहीं होता कि काफ़ी बड़े हैवी कंप्यूटर होते हैं, इसको एक आदमी नहीं पूरी पूरी मतलब 50 या 200 लोग टीम होती है जो उसको मैनेज करती है। ये इतने बड़े हो सकते हैं कि एक वो सोचो पूरी एक फ्लोर को ऑक्यूपाई करें, एक बड़ी सी बिल्डिंग में पूरी यही कंप्यूटर, इसमें अलग अलग कई सारे पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ा कंप्यूटर बनाया जाता है। इसीलिए ये बाकी के दोनों कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा हाई होता है। सुपर कंप्यूटर का नाम आपको सुना है कहीं नहीं, सुपर कंप्यूटर उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का होता है। अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर है क्रेन, पूरी इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है बराबर। ठीक है, ये तो सुपर कंप्यूटर इसका सबसे मेन जो बेसिक यूज़ है वो मौसम जब आपके ये जो मौसम विभाग वाले जो ये यूज़ करते हैं उसमें भी काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती है, काफ़ी सारे जो अनुमान वो लोग लगाते हैं तो ये कंप्यूटर की हेल्प से लगाते हैं। पहले के टाइम में भी मौसम विभाग होता था लेकिन वो इतनी एक्यूरेट जानकारी हमें नहीं दे पाते थे, लेकिन आजकल देखो कि वो हर दिन का लगभग बता देते हैं कि इस दिन शाम के टाइम पर बारिश होगी इस एरिए में, या इस दिन यहाँ पर तेज़ धूप निकलेगी। तो वो 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक 99%, 95% तक वो श्योर रहते हैं कि इस तरह का मौसम रहेगा। तो ये कोई वो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर माता आती है तो उनको बता के चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि रात में देवी माता आ रही है उनके ऊपर उनको बताया जा रही है कि हाँ यहाँ पर बारिश होने वाली है नहीं होने वाली, सब काम कंप्यूटर से किए होता है। वो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके होते हैं सुपर कंप्यूटर। जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, कोई सैटेलाइट हम स्पेस में लेके जाते हैं तो उसमें जो भी प्रोग्रामिंग होती है उनको लॉन्च करने से लेकर जितना भी प्रोसीजर होता है जैसे वो अपने आप से अलग हो जाते हैं तो वो सब कुछ सुपर कंप्यूटर की हेल्प से होता है। मिशन मंगल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें भी जो भी उसमें लॉन्चिंग होती है उसमें भी पूरा प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। उसमें एक जो एक्ट्रेस दिखाया है उसको कहते हैं कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग मैंने पहले कभी नहीं की है, तो उसमें पूरी प्रोग्रामिंग होती है। उनका सारा कुछ पूरा जो उनका लॉन्चिंग का प्रोसीजर है, चाहे वो स्पेस में हो चाहे यहाँ से हो, वो सब कुछ हमारे सुपर कंप्यूटर की हेल्प से होता है। ठीक है, ये ग्रे जो है वो अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर है, परम जो है इंडिया ने अपने खुद का एक सुपर कंप्यूटर बनाया अपनी नॉलेज से, दूसरे की मदद से नहीं बनाया है, उसका नाम है परम। तो सैटेलाइट लॉन्च हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना हो कहीं पर न्यूक्लियर बम फोड़ना हो उसके लिए, और या फिर किसी तरह की मौसम की जो कैलकुलेशन है जो भी हमारा और भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, सारी चीज़ें जो हैं जो काफ़ी हाई लेवल की है, सैटेलाइट जो चल रहे हैं जो काम कर रहे हैं उनकी लोकेशन चेंज करना, उनसे डेटा ट्रांसमिट करके यहाँ तक लाना, जो मंगलयान जैसे है इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह के सैटेलाइट्स हैं, तो उन सबकी कंट्रोलिंग जो होती है वो हमारे सुपर कंप्यूटर की हेल्प से होती है। परंतु ये फेमस है और भी कई सारे हैं कि इंडिया में भी और भी कई सारे सुपर कंप्यूटर बने। तो ये सारे कंप्यूटर ये कंप्यूटर को हम परचेज कर सकते हैं, जो मेरे कंप्यूटर होता है ये भी परचेज कर सकते हैं, इसको भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसको परचेज नहीं कर सकते। सुपर कंप्यूटर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता। बहुत कम ही कंपनीज हैं जिनके पास अपना खुद का सुपर कंप्यूटर है, मैक्सिमम ये गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो इसको इतनी इजीली बिना गवर्नमेंट के परमिशन के हम सुपर कंप्यूटर बना भी लेंगे, मान लो कोई पैसे लगा के कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना ले या ऐसा कुछ कर ले तो उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, उससे गवर्नमेंट की परमिशन ले। ठीक है, दो तरह से कंप्यूटर को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक उनकी ऑपरेशन के बेस पे, एक उनकी पावर के बेस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन तो आप ये समझ लो कि उसकी पावर। तो ऑपरेशन के बेस पे तीन टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। पावर के बेस पे ये चार टाइप के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आता है माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी। ठीक है, अब मुश्किल से इस चैप्टर में 2 वीडियोस में आपका या एक वीडियो में ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो चैप्टर है वो प्योर थ्योरी वाले चैप्टर है, बाद के चैप्टर में थोड़ी प्रैक्टिकल वाला पार्ट जाता है। तो लगभग 5 या 6 चैप्टर जो है वो आपकी प्योर थ्योरी ही है, उसमें ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल वाला प्रैक्टिकल वाला कुछ है ही नहीं। उसमें प्योर थ्योरी बताई गई है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना भी आपने पहले पढ़ा है उसी को और डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। तो लास्ट वाले चैप्टर तक जब तक पहुँचेंगे, पहले हम थ्योरी वाले चैप्टर जितने हैं कवर करेंगे। हो सकता है लास्ट वाले चैप्टर तक जब तक हम लोग पहुँचे तब तक हो सकता है स्कूल ओपन हो जाए अक्टूबर में या नवंबर में, तब तक आपको फिर प्रैक्टिकल के बिना तो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी कोई दूसरा मीडियम नहीं जिसके थ्रू हम लोग
प्रैक्टिकल करा सकते हैं। क्लास कराने के लिए मीडियम है, लेकिन प्रैक्टिकल कराने का कोई मीडियम नहीं है। तो थ्योरी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, और जो अगर आगे के भी जो चैप्टर होंगे, जो मतलब मान लो लास्ट के चैप्टर में वो भी थ्योरी वाले हैं, तो उनको भी पहले पढ़ा देंगे कि थ्योरी वाला सारा पार्ट कवर हो जाए। तो जब जब भी स्कूल खुलेगा तो सिर्फ प्रैक्टिकल वाला पार्ट आपका रहेगा, उसकी थ्योरी भी कंप्लीट कर देंगे। इसीलिए तो वीडियोज़ के थ्रू आपको और आगे आने वाले दिनों में और इसके वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे इसको आपको थोड़ा और क्लियर होता है। ठीक है, ओके।